हमारे देश में जांच करने वाली एजेंसी हैं। यहाँ जांच एजेंसी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि जांच एजेंसी जो हैं उसमें कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे देश के अंदर, कि एक्सपीरियंस लोग और कॉम्पिटेंट लोग कितने हैं जो ऐसे बड़े हादसे की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। अगर ज़्यादातर बाबू लोग हैं तो उनके तो बस का ये जांच करना नहीं है। आपको एयरफोर्स के या और रिटायर्ड एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, तमाम लोग टेक्निकल बैठे हैं देश भर के अंदर, उनकी मदद लीजिए और विदेशों से भी अगर किसी को बुलाना पड़े तो लीजिए। ये आज भारत के ऊपर एक बहुत भारी धब्बा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ड्रीमलाइनर की प्राथमिक रिपोर्ट जो 30 दिन में आना जरूरी होता है वो आ चुकी है और उसको लेकर के अभी भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी भी उसमें ऐसे सवाल हैं जिनका लोग जवाब जानना चाहते हैं और इन्हीं सब विषय को लेकर के आज हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार एवं एविएशन मामलों के जानकार, जिन्होंने एविएशन की लाइन में तमाम घोटालों का रहस्य उजागर किया हुआ था। आपने तमाम रहस्य खोले हुए थे, तमाम लोगों को जेल के पीछे भी भेजा हुआ था। आपसे सर हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इन मामलों में विशेष रुचि रखते हैं और लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम ये समझना चाहेंगे जो प्लेन क्रैश हुआ इसकी जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट हालांकि शुरुआती है, इसमें बहुत कुछ बातें सामने नहीं आई। सिर्फ जरूरी बातें ये आई हैं कि कोई टेक्निकल खामी नहीं थी, पहली बात ये है। दूसरा, ये फ्यूल नहीं पहुंच पाया दोनों इंजनों में, तो टेक्निकल खामी नहीं थी तो ये फ्यूल क्यों नहीं पहुंच पाया, पहला सवाल यही जहन में आता है। देखिए, इनिशियली जो अभी रिपोर्ट आई है, देखिए आप भी काफी टाइम से स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, इसमें एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि पायलट एरर हो सकता है, कि पायलट ने गलती से कोई गलत बटन दबा दिया या कुछ कर दिया। मैं ईश्वर का शुक्र मनाता हूं कि पायलट एरर फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट में नहीं आ रहा है और किसी न किसी तरह की कमी बोइंग पे ही आ रही है। जिस तरह से इन्होंने बोला कि फ्यूल कट ऑफ हो गया, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो फ्यूल कट ऑफ का स्विच है उसका डिजाइन ऐसा बना हुआ है कि उसमें एक स्प्रिंग एक्शन होता है। उस स्प्रिंग एक्शन का मतलब ये है कि उसको ऑन या ऑफ करना है तो उसको स्प्रिंग को पहले पुल किया जाएगा, फिर उसको ऊपर या नीचे किया जाएगा। तो ऐसा एक्सीडेंटली नहीं हो सकता है, उसका डिजाइन ही ऐसे बना है। अच्छा, रही बात दोनों इंजन के कट ऑफ होने की, तो दोनों इंजन अगर कट ऑफ हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है। तमाम वीडियो फुटेज के अंदर ये भी देखा जा रहा है कि उसका रैम एयर टरबाइन वो डिप्लॉय हो गया था। रैम एयर टरबाइन बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में डिप्लॉय होता है जब प्लेन हवा में होता है, क्योंकि उसको हवा से चलना है और वो इमरजेंसी पावर देता है प्लेन को, हाइड्रोलिक्स के लिए और इलेक्ट्रिक पावर देगा। लेकिन किसी भी स्थिति में विमान को टेक ऑफ करने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये अगर टेक ऑफ के टाइम पे ही डिप्लॉय हो गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल कमी है। अब यहां पे अगर ये सवाल भी आ रहा है कि फ्यूल कट ऑफ हो गया, तो ये सिचुएशन इसमें एक हो सकती है कि विमान के अंदर मिलावटी तेल हो। मिलावटी तेल भी अगर होगा तो किसी पॉइंट पे आके उसने उसके किसी इंजेक्टर को या किसी पाइपलाइन को चोक कर दिया, जिस कारण ये सिचुएशन आई। तो दोनों इंजन को तेल की सप्लाई नहीं मिली और दोनों इंजन फेल हो गए। बहरहाल ये अगेन मैं ये कहूंगा कि ये अभी विस्तृत जांच का विषय है और जैसा कि रिपोर्ट के अंदर अभी आया है कि जो फ्यूल टैंकर थे उसके अंदर तेल जो थी उसकी क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री पाई गई। मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन जो विमान के अंदर सैंपल है तेल का, वो तेल मात्रा बहुत उसकी कम है। तो इसके लिए अभी उसमें जांच होने में समय लगेगा और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी उसकी चल रही है। तो अभी हम उस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं कि मिलावटी पेट्रोल था या नहीं था। लेकिन ये सब बातें, जैसे कभी किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी डेथ हुई है, तो ये क्रैश के अंदर भी जैसे फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ हो गया और आपका रैम टरबाइन डिप्लॉय हो गया और कई चीजें उसके अंदर बता रहे हैं कि सीट, पायलट की सीट को भी दिक्कत आई या कुछ हुआ। अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बोइंग सवालों के घेरे में आएगा ही आएगा। ये आप एयर इंडिया पे भी अगर सवाल खड़े करेंगे तो मैं समझता हूं, हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विमान के रखरखाव को अगर देखा जाए तो विमान का जो रखरखाव है वो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के जिम्मे है। और शायद आप सबको पता नहीं है कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज आज भी भारत सरकार के पास है, टाटा को ये नहीं मिला है।
इसको कोई भी जना गूगल करके देख सकता है। तो इसका मतलब सरकारी तंत्र में कहीं, जिसको कहते हैं, लापरवाही बरती गई है। अगर किसी ना किसी तरह से विमान के किसी पुर्जे में कोई गड़बड़ी थी जिसको समय चलते ठीक नहीं करवाया गया, तो डेफिनेटली एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज उसके लिए जिम्मेदार है, और बोइंग ने अगर उसको ठीक पुर्जा नहीं दिया तो बोइंग भी जिम्मेदार है। मैं यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी एयरलाइन को उड़ाना है, सुरक्षित यात्रियों को पहुंचाना है और नियमित वो यात्राएं चलती रहें, तो एयरलाइन और डीजीसीए, हमारे देश के संदर्भ में डीजीसीए, दोनों का एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों में से एक भी जना अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो ऐसे विमान हादसे होते रहेंगे। बात फिर ये महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपने भी बताया कि टाटा जिसने कि पूरी एयर इंडिया को खरीदा हुआ है, मेंटेनेंस का काम अभी भी गवर्नमेंट का पार्ट कर रहा था। बड़े सवाल के घेरे में फिर वो एजेंसी आती है जो फ्लाइट कंपनी को मेंटेन करती है। कहीं ना कहीं जो बात आ रही है, अगर स्विच ऑफ थे, ऑयल नहीं मिल पा रहा था इंजनों को, या मिलावटी था, दोनों ही बड़े सवाल हैं। तो ऐसे में कैसे चीज साबित होगी कि फ्यूल में मिलावट थी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें भी उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर स्विच ऑफ कैसे हुए इंजनों के, ये एक सवाल। ये अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये डिजाइन की कमी है, या कोई पुर्जे ऐसे खराब उसके अंदर लगे थे कि जो इतना प्रेशर उसके अंदर, अक्सर तो इतना जो फ्यूल कट ऑफ का स्विच है वो इतनी आसानी से ऑफ नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया उसमें स्प्रिंग एक्शन होता है। तो और पायलटों की बातचीत भी है, इस रिपोर्ट के अंदर आया है। एक पायलट ने पूछा दूसरे से कि तुमने इसको स्विच ऑफ क्यों किया, उसने कहा मैंने नहीं किया। दैट मीन्स देयर इज अ मैकेनिकल फेलियर। तो मैकेनिकल फेलियर है तो इसकी तो बहुत गहन जांच होनी चाहिए कि बाय डिफॉल्ट है, या उसके अंदर डिजाइन के अंदर दिक्कत आई, या उसकी मेंटेनेंस की बात है। ले दे के बाद मेंटेनेंस पे और बोइंग पे ही आएगी, मैं ये समझता हूँ। हमारे एयर इंडिया के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं उनके ऊपर आएगी बात, और जो बोइंग कंपनी है उस पर बात आएगी, क्योंकि पायलट का रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा है कि मेडिकल कंडीशन फिट थी, और कैप्टन सुमित सबरवाल जो पायलट इंचार्ज थे उनका 8200 घंटों का एक्सपीरियंस है। वो छोटा नहीं एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस पायलट थे। तो मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में पायलट एरर तो बहुत रेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे देखते हैं डिटेल जान पे क्या आता है। एक सवाल ये उठता है कि टेक ऑफ हो गया पूरा प्लेन, 600-625 फीट ऊंचाई पर था, और उसके बाद इंजन को ऑयल, तो क्या इंजन को ऑयल इतना रहता है कि वो इतनी ऊंचाई तक चला जाए, या उससे पहले जब वो राउंड ले रहे होते हैं टेक ऑफ के लिए, तब कोई अलर्ट, कोई अलार्म, कोई टेक्निकल ऐसा सिस्टम नहीं था कि इंजन को फ्यूल नहीं मिल पा रहा है? वो कि यदि अगेन इफ बहुत बड़ी बात है कि यदि इसमें मिलावटी तेल था, तो मान लीजिए उसके टेक ऑफ से पहले, जिसको टैक्सी कहते हैं, टैक्सी हो रहा है प्लेन, उसमें तो तेल बहुत कम खर्च होता है। जैसे ही उसको थ्रस्ट चाहिए, उसको पावर चाहिए, तो बहुत भारी मात्रा में तेल का कंजम्पशन होती है। तो तब हो सकता है मिलावटी तेल वहां तक पहुंचा हो, उसके इंजेक्टर तक किसी पॉइंट पे चोक हुआ जिसने इंजन को फेल कर दिया। अब बर्ड हिट भी नहीं है, अगर पहले मौसम भी खराब नहीं है, तो ऐसी क्या बात थी। अब बोइंग जो है वो इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने शुरुआत में तो कहा था कि हम लोग हर तरह की जांच में पूरा सहयोग देंगे। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद बोइंग का क्या कहना है, और ये आने वाला समय ही बताएगा। अब मेरे ख्याल 5-6 महीने, लगभग साल भी लग सकता है। हमारे देश में जांच करने वाली एजेंसी है। यहाँ जांच एजेंसी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि जांच एजेंसी जो है उसमें कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे देश के अंदर, कि एक्सपीरियंस लोग और कॉम्पिटेंट लोग कितने हैं जो ऐसे बड़े हादसे की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। अगर ज्यादातर बाबू लोग हैं तो उनके तो बस का ये जांच करना नहीं है। आपको एयरफोर्स के या और रिटायर्ड एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, तमाम लोग टेक्निकल बैठे हैं देश भर के अंदर, उनकी मदद लीजिए, और विदेशों से भी अगर किसी को बुलाना पड़े तो लीजिए। ये आज भारत के ऊपर एक बहुत भारी धब्बा है, कितने विदेशी लोगों की भी जान गई है इसके अंदर, और ये विमान हादसा इतिहास में जाएगा जिसमें कंप्लीट, जिसको कहते हैं सब जीरो सर्वाइवल। हाँ, एक व्यक्ति की जान बच गई, वो जिसको कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना कोई, वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो बच गए। लेकिन ये इतना भारी हादसा तो हमारे देश पे भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि हम लोग मेंटेनेंस कैसे करते हैं, या मिलावटी तेल दे रहे हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे।
आप बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, मिलावटी तेल। उसको समझना चाहेंगे कि मिलावटी तेल यदि किसी पेट्रोल पंप में कार और मोटरसाइकिल में जाता है तो उसके लिए एसडीएम, डीएम ये सब सर्वे करते रहते हैं। कंपनियों के अपने मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, और उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको सीज कर दिया जाता है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। फिर अगर हम प्लेन की बात करें तो उसमें तो एक अलग से एक बहुत ही उम्दा किस्म का जो पेट्रोल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें मिलावट कैसे हो सकती है? कोई सवाल ही नहीं मिलावट होने की। उसमें आप बार बार जोर दे रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, अभी कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक लीड खबर निकाली थी कि बहुत भारी मात्रा के अंदर पेट्रोल, एविएशन पेट्रोल को निकाल के और तारपीन का तेल बनाने के लिए उसको बेचा गया और वो चोरी किया गया तेल। वो तेल चोरी हुआ और चोरी होके वो बिका है। वो सोर्स से तेल चोरी हुआ है और फिर बिका है। यहाँ आपको मैं एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। 2019 में मैं दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और मैं एयरलाइन का नाम नहीं ले रहा हूं, तो उस फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे। तो अचानक मेरी नजर पड़ती है, वहां पे एक फ्यूल टैंकर खड़ा था जो कि विमान के साथ उसका पाइप कनेक्टेड था। तेल दे रहा है, रूटीन बात है, उसको रिफिल कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी जब नजर पड़ी उस टैंकर के नंबर प्लेट पे, तो वो नंबर प्लेट था उसका DAR0018। अब चूंकि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं तो मुझे पता है कि दिल्ली के जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ियों का, उनकी क्या सीरीज है, कैसे है। और मजे की बात यह है कि उस पर कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी। वो एक सफेद स्टिकर के ऊपर काले अक्षरों से इसको चिपकाया गया था, प्रॉपर नंबर प्लेट कसी भी नहीं हुई थी। अब दिल्ली जैसे शहर में अगर सुरक्षा के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, हमारी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है एयरपोर्ट के अंदर, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैंने तुरंत फोटो खींची उसकी और अपनी वेबसाइट पे मैंने स्टोरी भी डाली हुई है, और आप देख सकते हैं उसके अंदर। फिर मैंने उस नंबर की जांच करी तो पता लगा कि वो मारुति 800 के ऊपर टैंकर पे मारुति 800 का नंबर लगा हुआ था। तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अब सिक्योरिटी ब्रीच है, इसके साथ ही इसके अंदर कोई आतंकवादी भी बैठ सकता था जो टैंकर में सीधा टारमेक पे आके प्लेन तक उसका एक्सेस मिल गया, कोई सुरक्षा जांच नहीं, कुछ नहीं। दूसरा सवाल जब मैंने एयरलाइन वालों से पूछा, मैंने कहा ये ऐसे कैसे संभव है, ये क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे को सबसे छूटते बोला, कहता दोस्त सस्ता तेल किसे बुरा लगता है। तो यहां आता है मिलावटी तेल का मामला कि सस्ता तेल या तो चोरी का है या मिलावटी है, और एयरलाइन को बिक रहा है, और जो 100 रुपए की चीज है वो मान लीजिए 80 रुपए में मिल रही है। तो एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। और खासकर एविएशन के अंदर हर चीज का कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कंपटीशन है तो आप कॉम्पिटिटिव रेट देंगे, तो मैं समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, समझौता करेंगे। अब आप मान लीजिए एक स्थिति देखिए कि आपको दिल्ली से बंबई जाना है। आज हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं, तो आप देखेंगे कि भैया स्पाइस जेट की इतनी की फ्लाइट है, एयर इंडिया की इतनी है, इंडिगो की इतनी है, फलाने की इतनी है, उसकी इतनी है। तो जो सबसे सस्ती पाएंगे आप तो वही टिकट खरीदेंगे। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कौन सी एयरलाइन जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, मैं उसमें उड़ूं? तो एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो जो भी एयरलाइन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कोई समझौता नहीं करती है, उसकी टिकट हमेशा महंगी होगी। तो वो कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप किसी भी तरह का समझौता करेंगे, आपके एंटरटेनमेंट की स्क्रीन नहीं चलेगी, आपकी सीटें उखड़ रही हैं, या आपके दरवाजे बीच में खड़खड़ कर रहे हैं, या किसी खिड़की का वो हो गया, चलते चलते ये भी आया कि उसमें ऑक्सीजन के मास्क किसी एयरलाइन के अंदर लटक गए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत भारी हमारे देश में कमी है। जैसे कि न्यूजीलैंड और कनाडा हैं, ये दो देश ऐसे हैं दुनिया भर के अंदर, ये आज की डेट में एविएशन स्टैंडर्ड इनके बेस्ट हैं कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे आप सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, या किसी क्लीनलीनेस के अंदर। मतलब गलत तो गलत, लेकिन यहां हर तरह के समझौते होते हैं, चाहे वो पायलट की ट्रेनिंग में हो, चाहे वो विमान के रखरखाव में हो, चाहे कुछ किसी और चीज में हो, जैसे ये टैंकर का है। तो मैंने तो उस समय 2019 में, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूं, 2019 में मैंने इस बात पे शोर मचाया और इसकी जांच हुई और ये सच पाया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो नंबर प्लेट रेगुलेट हो गई कि नंबर प्लेट का पूरा जांच है। चलो ये तो गनीमत है कि कोई गलत आदमी, अनऑथराइज आदमी अंदर नहीं घुसेगा, ना टैंकर नहीं घुसेगा। लेकिन मिलावटी तेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखने की बात है। अब
मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर 1984 मॉडल की गाड़ी है जो कि 15 साल में नियम के अनुसार उसको एक्सपायर कर जाना चाहिए, और 2019 की किस्सा बता रहा हूं, यानी कि 35 साल हो गए, 35 साल पुरानी नंबर प्लेट के अंदर अगर वो चल रहा है, तो आदमी तो बहुत धड़ेले से, अगर 1984 से 15 साल गिने तो 2009 होते हैं, तो 2009 सॉरी जितना भी 15 साल होते हैं 84 और 89 होता है, 99 होता है, 99 में से लेके और 2019 तक उस व्यक्ति ने कितनों को तेल दिया होगा, ये बहुत जांच का विषय है। अब हमारे यहाँ पे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो इसके अंदर प्रॉपर जांच करती है, जो इनका परमिट बना के देती है कि कौन सी गाड़ी एयरपोर्ट में अंदर घुसेगी, कौन सी नहीं घुसेगी, किसको ऑथराइज्ड है। तो वो लोग इस एस्पेक्ट को नहीं देख रहे क्या? हमारे मंत्रालय क्या कर रहे हैं? सिविल एविएशन मंत्रालय है, डीजीसी है, उन लोगों को भी तो जांच करनी चाहिए। अब आप मान लीजिए दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी जगह क्या हाल होगा? हमारे देश में 147 एयरपोर्ट है, 147 एयरपोर्ट में कहां कौन किस तरह से सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, भगवान मालिक है। आपने सुरक्षा को लेकर और पैरामीटर्स को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और सवाल उठता है कि हमारी जो ये रिपोर्ट आनी थी 30 दिन में, वो आज रात बीती रात जारी की गई, लेकिन उससे पहले विदेशी मीडिया में वो खबरें सारी आ गई कि नहीं, कोई टेक्निकल फेल्यूर नहीं था, इंजनों को ऑयल नहीं मिल पाया, ये खबर पहले आ गई। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि विदेशी मीडिया को ये बात कैसे मालूम पड़ गई? जो हमारी जांच बेहद सीक्रेट हो रही थी वो वहां पर कैसे लीक हुई? देखिए ऐसा है कि ये जो भी जना जो इस रिपोर्ट को लीक करता है वो इस उद्देश्य से लीक करता है कि कहीं मैंने जो रिपोर्ट देखी है, जहां तक लिखने तक, फाइनल साइन होने तक और रिलीज होने तक वो रिपोर्ट सही रहती है या चेंज कर दी जाती है, उसने हो सकता है इस नियत से विदेशी मीडिया को लीक कर दिया है कि हमारे देश के अंदर तो कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, मीडिया के अंदर कोई दबाव आ सकता है, इससे अच्छा है कि इसको विदेश से लीक करवा दो जिससे कि कोई भी चेंज ना हो। दूसरा मैं समझता हूं कि अगर बोइंग पे किसी तरह का सवाल उठ रहा है इस विमान की दुर्घटना को लेके, तो बोइंग भी अपना बीच बचाव करे या क्या करे, अपने लिए तैयार रहे। अभी तक बोइंग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जब तक हम लोग बात कर रहे हैं। देखना यह है कि बोइंग क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है इस विषय में, क्योंकि अब तो सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब जैसे बीबीसी है, बीबीसी ने भी इसमें सवाल उठा के ये बोला है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे पायलटों की गलती नहीं है, अगर हमारे यहाँ पे मिलावटी तेल नहीं है, मैं तो इसको निगेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली बोइंग के ऊपर सवाल उठते हैं। बोइंग के डिजाइन को 2019 के अंदर भी चैलेंज किया गया था। उनका एक जॉन बार्नेट करके एम्प्लॉय था जिसने बोइंग में 30 साल नौकरी करी और उसने खामियां पाई कि बोइंग के डिजाइन में और बोइंग के पुर्जों में कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं जो कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ नहीं है। तो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और जब आवाज उठाई तो एक दिन जांच कमेटी के आगे पेश होने से कुछ समय पहले ही किसी होटल के पार्किंग लॉट के अंदर अमेरिका में वो बेचारा मृत पाया गया। वो लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरा उनका परिवार कहता है जॉन बार्नेट का कि ये तो मर्डर लग रहा है हमको। तो जो भी जना अगर बोइंग के खिलाफ आवाज उठा रहा है, बोइंग जैसी इतनी रसूखदार कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि वो सच आने देगी सामने। बोइंग को लेके आपने जब सवाल खड़ा किया तो एक मेरे जहन में भी सवाल आ रहा। मैंने भी जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने काफी रिसर्च की, काफी कुछ पढ़ा, तो उसमें पाया था कि ये जो ड्रीम लाइनर इनका जब इन्होंने लॉन्च किया उसके बाद 2022 में इसमें टेक्निकल दिक्कतें आई। जापान में बैटरी में खड़ी हुई, उसमें बैटरी में आग लग गई थी। उसके बाद टेक ऑफ के समय भी इसमें दिक्कत आई थी। बाई चांस हादसा बहुत बड़ा टल गया था किसी तरह से। एक और इसमें मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ था कि अमेरिका ने इस पर रोक लगाई थी 3 महीने की, इस ड्रीम लाइनर पर। तो इसमें टेक्निकल इश्यूज को लेकर के कोई बात ना खड़ी होना, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है। और हालांकि हो सकता है रिपोर्ट में कुछ बात आगे आ भी जाए। और जैसे आपने सवाल खड़े किए कि जिसने सवाल खड़ा किया वो मृत पाया गया, और ये 3-4 इश्यूज हुए हैं, तो ये सबसे अच्छी बोइंग कंपनी, या उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बहुत अच्छा, ये इसमें कोई टेक्निकल एरर्स आ ही नहीं सकते हैं। इस बात को बड़ा वकालत सी इंटरनेशनल मीडिया में है। देखिए ऐसा है कि बोइंग और एयरबस इस समय 2 लीडिंग कंपनियां हैं। तो कंपटीशन तो हर ट्रेड में होता है।
अब आपको कम समय में विमानों के ऑर्डर आपके पास पेंडिंग पड़े हैं, तो आपको ऑर्डर्स की पूर्ति करनी है, तो आप कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एयरलाइन कंपनी मैन्युफैक्चरर है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो वो अपना समय ही लगाएगा। मान लीजिए कि अगर एक विमान को बनने में 1 से 1.5 साल लगता है, तो वो किसी तरह से भी 2 महीने 3 महीने के अंदर विमान बना के नहीं देगा। मैं एक टेंटेटिव फिगर आपको बता रहा हूं। तो अगर कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, नहीं चलो जी हम इसको जल्दी से बना के दे देते हैं, मेरे पास 20 विमान का ऑर्डर इंडिया का है, 50 विमान का ऑर्डर फलाने देश का है, तो मेरे को जल्दी जल्दी करना है, तो मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसलिए, और कब मैनेजमेंट चेंज होती है, किस मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं, जो नई मैनेजमेंट आई है उसने इन स्टैंडर्ड्स के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, तो फिर आप हाल देख ही रहे हैं ना। तो बोइंग सवालों में आ ही रहा है घेरों में सब। हालांकि बोइंग कंपनी का एक स्टेटमेंट आया है रिपोर्ट आने के बाद कि नहीं, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, कहीं कोई जरूरत होगी तो हम पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन सबका साथ खड़े होंगे। इसको किस तरह से देखा जाए? मैं कह रहा हूं अगर वो सहयोग करते हैं और ये गलती पाई जाती है कि बोइंग के किसी पुर्जे की गलती थी या रखरखाव को लेकर कुछ दिक्कत थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां मैं एक बात और आपको ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कभी कोई हादसा होता है, विमान हादसा खासकर, तो हमें जांच के अंदर किसी को आरोपी बनाना नहीं होता है। हमें ये देखना है कि आगे से ऐसे हादसे ना हो। इसके लिए चाहे कंपनी हो, विमान कंपनी हो, चाहे विमान का इंजन बनाने वाली कंपनी हो, वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके अपनी कमी को ठीक करें। और तब तक के लिए जो भी उस कैटेगरी के विमान है, जैसे इस केस में ड्रीमलाइनर है, तो वो ड्रीमलाइनर को ग्राउंड कर दिया जाए और ग्राउंड करके उनमें जो भी कमी है उसको प्रॉपर दुरुस्त किया जाए। और ऐसा काम बोइंग को अपने खर्चे पे करना चाहिए, ना कि एयरलाइन के कंपनी खर्चे पे। तो ऐसा नहीं है कि ड्रीमलाइनर सिर्फ एयर इंडिया को दिए हैं, उन्होंने दुनिया भर सबको दिए हैं। तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड, और इस विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। तो हमें, जिसको कहते हैं वी मस्ट कम आउट वेरी क्लीन, हमें बिल्कुल साफ सुथरा इसके अंदर आना है। और जो भी जना अगर कहता है ऐसी बात, बोइंग हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे कोई भी जना हो, इसमें पूरी जांच का सहयोग देना चाहिए। और हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी यही चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी इसमें सामने आए, कि जो दोषी है वही सजा पाए। अभी तक किसी भी तरह का ना बोइंग कंपनी ना जनरल इलेक्ट्रिक दोनों ने ही कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की हुई है इस हादसे के बाद से और रिपोर्ट आने के बाद भी। वो अभी वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आए, या मैं समझता हूं जैसे बोइंग जैसी इतनी रसूखदार कंपनी है, तो वो कहीं ना कुछ मैनेज करने के चक्कर में तो नहीं है। अगर उसको पता है कि दाल में कुछ काला है और उसके, जिसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैनेज करने के चक्कर में होगी, इसलिए अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अगर बोइंग ने ये कहा है कि हम हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है, और जांच में सहयोग करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल करीब 270 लोगों की जान का सवाल है, तो ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपसे एक आखिरी सवाल ये कि इतने बड़े हादसे के बाद जांच अभी चल रही है, क्या कुछ सावधानियां एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, जिम्मेदार एजेंसीज की तरफ से उठाई जानी चाहिए? और जैसा कि मास्क खुल गए तेज झटके में, या विंडो मालूम पड़ा खुल गई और आवाज सी आ रही, खिड़कियां सीटिंग्स गड़बड़ हैं, इनको लेकर जो पैमाने आपने 2 देशों के बताए, न्यूजीलैंड और कनाडा के, तो उसी तरह के पैमाने भारत में क्यों नहीं? भाई उसमें चवन्नी ठन्नी आप और किराया बढ़ा दीजिए, 50 रुपए बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन किसी भी तरह के पैरामीटर से समझौता क्यों? उसको लेकर क्या क्या कहें? देखिए, मेरा ये कहना है कि जिससे भारत जैसा देश है, यहाँ पे ना, अब आप और मैं सड़क पे जा रहे हैं, गलती से हमने बेल्ट लगाना भूल गए गाड़ी चलाते हुए, और कांस्टेबल ने हमको रोक लिया, तो हम उसको कहेंगे ले भैया ले दे के सब कुछ कर देगा, वो करेगा। लेकिन विमान हादसे के अंदर या विमान उड़ान के लिए ये चीजें नहीं चलती हैं। तो पूरे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो पायलट ट्रेनिंग हो, चाहे विमान का रखरखाव हो, चाहे और पैमाने हो, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा फॉलो किया जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे देश के अंदर एक डीजीसीए नाम की संस्था है जो कि पूरा कंट्रोल करती है इन सब पे। तो यहाँ मैं एक आपको बात बताऊंगा, किसी भी विमान, किसी भी एयरलाइन का, चाहे वो शेड्यूल्ड एयरलाइन हो या नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइन हो, उसके प्रॉपर प्री फ्लाइट चेकअप्स होते हैं, और उसमें पहले एक टेक्नीशियन उसके चेकअप करेगा, फिर उसके ऊपर एक इंजीनियर है, 4-5 तरह के उनके लेवल के चेकअप्स होते हैं।
और इन सब के बाद हर विमान की एक लॉगबुक होती है। उस लॉगबुक के अंदर प्रॉपर एंट्री की जाती है, कब कब क्या क्या चीज देखी गई, कहां पे क्या शॉर्टफॉल था, उसके अंदर क्या कमी पाई गई, उसको हमने कैसे दुरुस्त किया। इन सब का ऑडिट डीजीसीए करता है। अब डीजीसीए अगर ऑडिट करता है और कहीं पे उसने देखा किसी ड्रीम लाइनर में या 737 में या एयरबस के किसी प्लेन में कहीं कोई कमी पाई गई है, तो उस कमी को दुरुस्त करने के लिए एयरलाइन ने क्या कदम उठाए या मैन्युफैक्चरर ने क्या कदम उठाए और उसके बाद वो दुरुस्त हुई या नहीं हुई, तो ये डीजीसीए के ऊपर भी बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीजीसी के अंदर प्रॉपर कॉम्पिटेंट आदमी होने चाहिए और जो कि टेक्निकली साउंड हो, ना कि बाबू लोग हों जो कि सिर्फ फाइलों को अपना साइन वाइन करते रहें और ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड पे ना। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से हमारे देश में एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है और सारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, तो एविएशन के सेक्टर के अंदर भी हमें ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और हमें न्यूजीलैंड और कनाडा की तरह हमें भी अव्वल नंबर पे आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी खास बातचीत जिसमें एक बात कही गई कि आने वाले दिनों में एयर ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ेगा तो तय बात है कि हमें अपने पैरामीटर्स पैमाने भी विश्व स्तरीय करने पड़ेंगे और जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं डीजीसीए सहित उन सभी को अपनी जिम्मेदारी भी बाखूबी निभानी होगी। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।